नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि और आप सबको आज की क्लास में मिलने वाला है कुछ खास। 11th के सभी बच्चे इस वीडियो को अपने पास सहेज करके रख लेंगे, इस क्लास को सहेज करके रख लेंगे। पूरी क्लास आपको देखनी है क्योंकि आज मैं कविवर बिहारी, जो आपके सिलेबस में बिहारी जी हैं, उनके सभी दोहों को पढ़ाने वाला हूं, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास में सब कुछ खत्म करेंगे, तो सभी लोग बहुत ध्यान से तैयार हो जाएं आज की क्लास करने के लिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो पुराने हैं वे वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कविवर बिहारी के साहित्यिक परिचय पर, साथ ही बात करेंगे भक्ति एवं श्रृंगार की व्याख्या पर, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जिससे आप अपनी परीक्षा में इन दोहों के माध्यम से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले कविवर बिहारी की बात करते हैं। कविवर बिहारी का जन्म कब हुआ? तो जन्म 1652 विक्रमी संवत में हुआ, जिसे सन 1995 कहते हैं, 1595 कहते हैं। आपको पता है संवत में से अगर 57 घटा दिया जाए तो ईसवी सन प्राप्त होता है, ईसवी में 57 जोड़ दिया जाए तो संवत प्राप्त होता है। ये अगर पता है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ ही जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश है इनका। ठीक है, एकमात्र ये तस्वीर इनकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, या आप ऐसा कह दीजिए कि वेब पर अवेलेबल है। अब ऐसे दिखते थे या नहीं ये तो शोध का विषय हो सकता है, लेकिन अब कुछ प्रतीकात्मक है तो स्वीकार लेने में क्या हर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता पंडित केशव राय चौबे, काव्य गुरु केशवदास, रचना के विषय श्रृंगार भक्ति और नीति परक दोहे, भाषा प्रौढ़ प्रांजल परिष्कृत एवं परिमार्जित ब्रज। शैली क्या है? शैली है इनकी मुक्तक समाज शैली। आश्रय राजा जय सिंह का दरबार, ये राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। जय सिंह कौन? राजस्थान वाले जय सिंह, ठीक है, जिन्होंने बहुत काम किया। किस पर? एस्ट्रोनॉमी पर बहुत काम किया। पहली टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पर जो स्टेब्लिश की गई वो स्टेब्लिश की गई राजा जय सिंह के द्वारा, और एक शहर भी बसाया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए वो कौन सा शहर था और आज उसे किस नाम से जाना जाता है। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे व्यवस्थित शहर है, और उसको बनाने के लिए हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन पैटर्न थे उनका फॉलो किया गया है और उस आधार पर बनाया गया है। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रमुख रचनाएं हैं बिहारी सतसई। एक रचना केवल इन्होंने लिखी, 700 दोहे हैं। बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। मृत्यु कब हुई? संवत 1720 विक्रमी में, जिसे सन 1663 कह सकते हैं। 1663 में अगर हम लोग 57 जोड़ें तो कितना आएगा? 0, 11, 1 और 7, 1710, 1720 आ रहा है। अच्छा हाँ, 6, 5, 11, 1, 12 हो जाएगा, 1720। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। ये उनका संक्षिप्त परिचय हो गया। इसका आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट और हम बढ़ जाएंगे आगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरे बच्चे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सेशन को शेयर कर देगा। आगे बढ़ जाएंगे। साहित्यिक परिचय क्या है? साहित्य में योगदान क्या है? बिहारी ने 700 से कुछ अधिक दोहों की रचना की, जिनका संग्रह बिहारी सतसई के नाम से हुआ। एक एक दोहे में अनेक भावों को सफलतापूर्वक भर देना इन्हीं का काम था। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अलंकार, नायिका भेद, प्रकृति वर्णन तथा भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि सब कुछ 48 मात्राओं के एक छोटे से छंद दोहे में भरकर इन्होंने काव्य कला का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सतसई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़ प्रांजल परिष्कृत परिमार्जित ब्रज भाषा है, परंतु इस समय इसमें उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी बिहारी ने प्रयोग किया है। भाषा का अलंकारिक गुण देखा जाए तो इन्होंने अनुप्रास की योजना बहुत सावधानी से की है। बिहार ने मुक्तक भाषा शैली को स्वीकार किया है, जिसमें समाज शैली का अनूठा योगदान है। इसलिए दोहा जैसे छोटे छंद में भी इन्होंने अनेक भावों को भर दिया है। बिहारी को दोहा छंद सर्वाधिक प्रिय है। इनका संपूर्ण काव्य इसी छंद में रचा गया है। बिहारी अलंकारों के प्रयोग में निपुण थे। इन्होंने छोटे छोटे दोहों में अनेक अलंकारों का समायोजन किया है। इनके काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, न्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार का
अधिक प्रयोग हुआ है। ये इनका साहित्य में योगदान है। आपको अगर पूरे नंबर साहित्यिक परिचय के प्राप्त करने हैं तो आपको संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्य में योगदान दोनों लिखना होगा। 80 से 100 शब्दों को आपको पेपर में लिखना होता है। अर्थात मैं अगर आपसे ठीक ठीक कहूं तो 2 पेज, 2 से 2.5 पेज अगर आप लिख देते हैं तो आपका सही माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और हम आ जाते हैं उस मुख्य बात पर जो आज का हमारा मूल बिंदु है। हमारा मूल बिंदु आज का क्या है? हमारा मूल बिंदु आज का है बिहारी के भक्ति और नीति के दोहे पढ़ना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नीति के दोहे भी हैं, साथ में श्रृंगार के दोहे भी हैं, श्रृंगार के। ठीक है, तो आप ध्यान रखें एक बात कि बिहारी ने जो सतसई लिखी वो दोहा है, तो बिहारी का एकमात्र छंद दोहा ही है। दोहा के अलावा कुछ किसी और भाषा में नहीं लिखा, किसी और छंद में नहीं लिखा। भाषा क्या है? ब्रज है। भाषा क्या है? ब्रज है। अलंकार योजना तो आप जानते हैं कि शब्दों और अर्थों के माध्यम से पता चलती है। एक आपके सामने दोहा लिखा है, करो कुबतु जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल। करो कुबतु, अब देखिए दोहा है कि नहीं, मात्रा लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 13 और 11 मात्राएं दोहा है। तो करो कुबतु जगु कुटिलता, करो कुबतु जगु, जग कितनी भी कुबातें करे, कितनी भी बुराइयां, कुबत माने बुरी बातें, ये संसार जो है, ये जग जो है, ये मेरे बारे में कितनी भी बुरी बात करे, कुटिलता तजोना, मैं कुटिलता छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपना टेढ़ापन, अपनी कुटिलता नहीं छोड़ने वाला हूं। हे प्रभु, हे दीनदयाल, ये समाज मेरी कितनी भी बुराई करे, मैं अपनी कुटिलता, अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ने वाला हूं। अब देखिए क्यों नहीं छोड़ने वाला हूं? दुखी होगे सरल हृदय बसत त्रिभंगी लाल। मैं कुटिल क्यों हूं, मैं टेढ़ा क्यों हूं? तुम्हारी वजह से टेढ़ा हूं दीनदयाल, क्योंकि तुम त्रिभंग हो। तुम्हारी जो मूर्ति है, देखो कृष्ण की मूर्ति सामान्यतः क्या होती है? एक व्यक्ति, एक ऐसे बना दिया जाता है और यहां से एक हाथ निकला हुआ है जो बांसुरी पकड़े हुए है। ठीक, तो 3 देखो, एक टेढ़ापन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसे त्रिभंगी मूर्ति कहते हैं, अर्थात 3 जगह से मुड़ी हुई मूर्ति। कृष्ण की सबसे प्रिय मूर्तियों में उनकी त्रिभंगी मूर्ति है। तो कहते हैं दुखी होगे सरल ही बसत, सरल हृदय में, सीधे हृदय में बसते हुए तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि कोई भी टेढ़ी चीज सीधी जगह में नहीं जा पाती है, सीधी जगह में कोई भी टेढ़ी चीज नहीं घुस पाती है। इस वजह से मैं कुटिल हूं, मैं टेढ़ा हूं, क्योंकि तुम त्रिभंगी हो, तुम टेढ़े हो, और तुम टेढ़े हो, तुम टेढ़ी ही चीज में, कोई भी टेढ़ी ही चीज में फिट हो सकती है। आपने तलवार की म्यान देखी है? अगर तलवार ऐसे टेढ़ी है तो म्यान भी उसी प्रकार से टेढ़ी होती है। तलवार सीधी हो और म्यान टेढ़ी हो, ऐसा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि सीधी तलवार टेढ़ी म्यान में जा ही नहीं सकती। तो उसी प्रकार तुम्हारी त्रिभंगी सूरत मेरे हृदय में तभी विराजेगी जब मैं भी मेरा हृदय टेढ़ा होगा। इसलिए दुनिया कितनी भी बुराई करे, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई टेढ़ापन। ठीक है, मैं अपना टेढ़ापन छोड़ने वाला नहीं हूं। ध्यान से इस बात को समझिए। कवि का कवित्व कवि के भक्ति में डूबने को कितना प्रबल बना रहा है। बिहारी जी कहते हैं कि मुझे टेढ़ा रहना है क्योंकि तुम टेढ़े हो, और कितनी सुंदरता से इस बात को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। यही कवि का कवित्व है। दोहा है एक, आजकल के लोग तो खैर दोहा भी नहीं लिख पाते। कितनी बड़ी बात दोहे में कह दी है, और वो दोहा बहुत सुंदर है, केवल सिलेबस के लिए नहीं, जीवन के लिए भी।
सबसे पहले इसके संदर्भ पर बात करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। या प्रस्तुत दोहा, दोहा कह देंगे। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने अपने और श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि के में साम्यता स्थापित की है। उन्होंने बताया है कि तुम त्रिभंगी हो, तुम टेढ़े हो 3 जगह से, तो मैं अपने हृदय को टेढ़ा बना लेता हूं, क्योंकि टेढ़ी सूरत टेढ़े हृदय में ही प्रवेश कर पाएगी। सीधे हृदय में अगर जाओगे तो दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। हे त्रिभंगी लाल, तुम सरल हृदय में, सीधे हृदय में बसते हुए दुखी होगे, कष्ट होगा तुम्हें। दैट्स वाई आई एम टेढ़ा, माई हृदय वॉज इज टेढ़ा। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? बिहारी जी कह रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भावार्थ क्या है? कविवर बिहारी कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, परंतु मैं अपनी कुटिलता अर्थात बुराइयों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आप त्रिभंगी लाल हैं, अर्थात बंसी बजाते समय आपके पैर, कमर और गर्दन तीनों 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, कैसे टेढ़े हो जाते हैं आपको मैंने अभी बताया। इस तरह से कृष्ण खड़े होते हैं और इस तरह से वे बांसुरी को पकड़ते हैं। ठीक, देखो 3 जगह से टेढ़े हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़कर सीधा और सरल हो गया तो आपको मेरे सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े स्थान में ही समा सकती है, सीधे सरल स्थान में नहीं। कवि और बिहारी को श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि ही पसंद है, इसलिए वह इस छवि को अपने हृदय में समाना चाहते हैं। इसलिए वह सीधे और सरल न बनकर टेढ़े ही बने रहना चाहते हैं। अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरिल हो, बस मुख तन के संग। यहां भी बहुत सुंदर प्रतिमान दिया गया है व्यक्ति के स्वयं के चरित्र का। देखिए, प्रतीकों में जब बात हो तब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कवि जो कह रहा है कि जो मेरा चरित्र है या जो समाज में व्यक्ति का चरित्र है, वह चरित्र किस प्रकार से अपने आप को प्रतिष्ठित कर पा रहा है, और क्या जिन रूपों में उसे जाना जा रहा है वही उसके प्रतिष्ठा का माध्यम बनेगा। ठीक है, ठीक है। अजो तरौन्या ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति माने कान। ठीक है, सेवत मतलब सेवा करते हुए, तरौना मतलब आभूषण, कान का आभूषण जो लटका रहता है। तरे का, अगर आप मुझसे पूछें अवधि में, तो तरे का, नीचे का आभूषण, तरे शब्द है। ठीक है, तो बिहारी जी कहते हैं कि आभूषण के पक्ष में निरंतर अजो तरौना ही रहो। आज भी आभूषण के पक्ष में निरंतर कानों का सेवन करने पर भी, आभूषण के रूप में कानों को शोभा देने के बाद भी, कानों में देखिए कान कहां है? सिर में है, फिर भी जो आभूषण इसमें होता है वो नीचे लटका रहता है। जबकि नाक बास बेसरिल हो, बस मुख तनु के संग। और नाक पर बसने वाला जो आभूषण है वह मोतियों के साथ, मुकुतन के साथ मिलकर, मुकुतन मतलब मोती के साथ मिलकर कान के ऊपर विराजमान रहता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप, ठीक है, आप कहीं पर हैं, आपको लाभ मिल रहा है, मिलेगा ही, लाभ तो जीवन का एक अंग है, लेकिन उस लाभ के साथ आपका स्थान क्या है? आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो आप पैसा किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं? नीचे रह करके या ऊपर रह करके? आपकी प्रतिष्ठा क्या है समाज में? महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बातें। सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं कि वेदों का निरंतर और तल्लीनता पूर्वक अध्ययन एवं श्रवण करने वाले व्यक्ति का उद्धार न हो सका, जबकि मूर्ख व्यक्ति ने मुक्त वीतरागी व्यक्ति का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। अर्थात आप कितना भी वेद पढ़ लो। एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। 2 दोस्त थे। दोनों दोस्त शाम को निकले कि आज फिल्म देखने चलते हैं। कहीं से सत्संग की आवाज आ रही थी, तो एक मित्र ने कहा कि मैं सत्संग देखने जाऊंगा। दूसरे मित्र ने कहा नहीं यार, मैं फिल्म देखने जाऊंगा, सत्संग कौन देखने जाए, फिल्म का टिकट ले लिया है। दोनों मित्रों में से एक चला गया सत्संग देखने, और एक चला सुनने, और एक चला गया फिल्म देखने। अब जो फिल्म वाला व्यक्ति है, जो फिल्म देखने गया है,
वो सोच रहा है कि सत्संग वाले व्यक्ति को बड़ा मजा आ रहा होगा, भगवान का नाम सुन रहा होगा, यहाँ बेकार से फिल्म बैठ के मैं देख रहा हूं, मैं भी चला जाता तो अच्छा होता, भगवान में मन लगता। तो इसका मन कहाँ लगा हुआ है? इसका मन फिल्म देखते हुए भी भगवान में लगा हुआ है। सत्संग वाला व्यक्ति सोच रहा है कि यार फिल्म ही देखने चला जाता, वो मजा कर रहा होगा, पॉपकॉर्न खा रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक में आइस क्यूब डाल के थोड़ा सा चुस्की ले रहा होगा। तो सत्संग सुनते हुए इसका मन कहाँ है? फिल्म में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों को में से किसको अच्छी गति मिलेगी, किसका उद्धार होगा, तो जाहिर तौर पर फिल्म देख रहे व्यक्ति का उद्धार होगा, क्योंकि वह फिल्म देखते हुए भी भगवान में अपना मन लगाए हुए है। सत्संग वाला सत्संग में होकर भी भगवान के चरणों में नहीं है, और ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ही अधर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। ठीक है, मकराकृत, मकराकृत मकर के आकृति का, अब मकर में से दो होता है, एक तो मकर मगरमच्छ जिसे कहते हो, एक मछली, दोनों अर्थ होता है इसका। ठीक है, गोपाल के अर्थात कृष्ण के कानों में मछली के आकार वाला विशेष कुंडल झूल रहा है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है। सोहत, शोभा बढ़ा रहा है। कुंडल, जो मकरकृत मछली के आकार का जो कुंडल है, वो गोपाल के अर्थात कृष्ण के कानों की शोभा बढ़ा रहा है। धर्यो मनो ही अधर समरु, उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने उनके हृदय पर जो अधिकार किया है, उसके फलस्वरूप ही ड्योढ़ी लसत निशान, उसकी ध्वजा कुंडल के रूप में हृदय की ड्योढ़ी कान में हिलते हुए फहरा रही है। मकराकृत निशान का, मछली के आकार का कुंडल उन्होंने पहन रखा है, जिसे देखकर लग रहा है कि जो कामदेव ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया है, कामदेव के विजय की पताका वहां लहरा रही है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय में उनकी कान रूपी ड्योढ़ी से ही प्रवेश किया है, जिससे उनके कानों के मत्स्य आकार कुंडल मानो उसकी ध्वजा के रूप में हिल रहे हों एवं उनकी विजय को सूचित कर रहे हों। ठीक है, कृष्ण के लिए मकराकृत कुंडल बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया प्रतीक है। वो मछली के आकार का कुंडल पहनते हैं, अब क्यों पहनते हैं इस बारे में तो मेरी कोई गति नहीं है, विद्वान लोग जानते होंगे। यदि तुम्हें पता है तो कमेंट करके बता दो। आगे चलते हैं। बस बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसें दैन कहें नटी जाए। राधा जी कृष्ण से बात करना चाहती हैं। आप यहां राधा जी और गोपियां दोनों अर्थ लगा सकते हैं कि गोपियां कृष्ण से बात करना चाहती हैं या राधा जी कृष्ण से बात करना चाहती हैं। अब कृष्ण का क्या है भैया, वे जहां बैठते हैं बढ़िया लगाया मुंह में और शुरू हो गए पी पी बजाना, बांसुरी बजा रहे हैं। राधा को और गोपियों को, दोनों को यह बुरा लगता है कि कृष्ण जब बात करने के लिए तो बात करें ना, बांसुरी क्यों बजा रहे हैं। बांसुरी बजाने और सुनने में टाइम चला जाता है, मना भी नहीं कर पाते हैं, और ये आदमी बात करता नहीं हमसे। दिस इज नॉट फेयर। उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया। जाहिर तौर पर सब लोग लेते। क्या एक्शन लिया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। लाल की, कृष्ण से बात करने की लालच में, बतरस बात करने की लालच में कृष्ण से मुरली धरी लुकाए, उनकी बांसुरी को छिपा दिया है। कब बिहारी कहते हैं राधा चाहती हैं श्री कृष्ण से ज्यादा देर तक बात करें, श्री कृष्ण से बातें करने में उसे बहुत आनंद आता है। इसी आनंद को पाने के लालच में उन्होंने उनकी मुरली छिपा कर रख दी है। सौह करें भौहनी हंसें, सौह करें मतलब कसम खाना, भौहनी हंसें भौहों से हंसना, दैन कहें नट जाए, नट जाए मतलब नाटक करना, मुकर जाना। ठीक है, तो जब कृष्ण पूछते हैं कि भैया मुरली तुम्हारे पास है राधा, मुरली ली हो हमारी, तो जब राधा से पूछते हैं क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा कसम खाने लगती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है, मैं नहीं जानती तुम्हारी मुरली, ये मुरली क्या चीज है।
परंतु राधा की भौहें हंसने लगी, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि मुरली उसी के पास है। पुनः जब श्री कृष्ण उससे मुरली देने के लिए कहते हैं तो राधा अपने पास मुरली होने की बात से ही मना कर देती है। इस प्रकार यह क्रम देर तक चलता रहता है कि भैया नहीं देंगे। और यही तो चाहिए, प्रेमियों में जो नोक झोंक होती है वही तो सुखद होती है। आप प्रेमी हैं और आप चुपचाप बैठे हैं तो आप प्रेमी नहीं हैं। प्रेमी अगर दो साथ में है तो लड़ेंगे, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। साथ में उनको उनके प्रेम को लड़ाइयों में देखा जा सकता है। उनके प्रेम को परिभाषित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सिवाय लड़ाई के। ठीक, तो वैसा ही है। अब वो झगड़ा चल रहा है कि भाई मुरली दे दो, कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे? वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर लेंगे लेकिन दे दो भाई। वो कह रहे हैं नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। कसम खा रहे हैं, तुम्हारी कसम नहीं है हमारे पास। तुम लोग भी कहते हो ऐसा ना, कोई कहा तुम्हारी कोई चीज ले ले या तुम किसी की चीज ले लो, कोई कहता है यार तुमने देखा नहीं, यार कसम से तुम्हारी कसम नहीं देखा भाई, तो कहता है अरे यार नहीं यार भाई दे दो, और फिर हंसने लगते हो। तो वही क्रम चल रहा है धीरे धीरे। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नयनन ही सो बात। प्रेम का इससे सुंदर रूप हो ही नहीं सकता। कविवर बिहारी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सुनो। एक सभा है, ठीक, यहां पर राजा साहब बैठे हैं, यहां पर सभा में और लोग बैठे हैं। ये एक प्रेमी है, ये एक प्रेमिका बैठी है, ठीक है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। भरे भवन में, भवन भरा हुआ है, भवन भवन माने भवन, भवन भरा हुआ है और ये लोग आंखों से बातें कर रहे हैं, आंखों से बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक, ये लोग क्या कर रहे हैं? आंखों से बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं सुनिए। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमी अपनी आंखों ही आंखों में कुछ कहता है प्रेमिका से, ठीक है। प्रेमिका मना कर देती है और उसके मना करने पर भी प्रेमी रीझ जाता है, रीझ जाता है, प्रेम में डूब जाता है। बिल्कुल होता नहीं है कि थप्पड़ भी मार दे प्यार से तो लगता है कि जैसे गुलाबों से किसी ने गाल छू लिया हो, वही वाला हाल चल रहा है मार्केट में। ठीक, तो वो मना कर रहा है भाई साहब, वो मना कर रही हैं और भाई साहब बिल्कुल खुश हो जा रहे हैं। इस पर प्रेमिका को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा हो गई वो, मना कर रहे हैं फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, उस पे भी तुम मार बिल्कुल मुग्ध हुए जा रहे हो। अब प्रेमिका गुस्साती है और उसके बाद जब वो गुस्सा के प्रेमी की तरफ देखती है तो दोनों की आंखें आंखें मिल जाती हैं, आंखें मिलती हैं और दोनों हंस देते हैं, खिलत खुश हो जाते हैं। और जब दोनों साथ में हंसते हैं तो प्रेमिका लज्जा से भर जाती है। इतना सुंदर दोहा है ये। मैं जब भी इसे पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार आजकल के तो जो लुच्चे लफंगे हैं वो तो कवि बन गए हैं। कवि तो ये थे, अपनी बात को 28 शब्दों में, 28 कितना नहीं, 13 11 हुआ 24 24 48 शब्दों में, 48 शब्दों में मात्राओं का ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाज के बीच में ऐसे रखना कि बात भी पूरी हो जाए, समाज भी मुग्ध हो जाए, कविता भी रच जाए, माहौल बन गया। आजकल के टुच्चे लोग, मैंने जाते हुए पानी को देखा जो बरस रहा था, मैंने देखा पानी में बह रही थी एक नाव, उस पर बैठी हुई थी एक चींटी, चींटी चीनी खा रही थी, चीनी खाते खाते चींटी मोटी हो गई और मैं आगे बढ़ गया। आज की कविता है ये। ऐसी कविता अभी जाके यही लाइन
तुम जाके फेसबुक पे लिख दो, 10 लोग लाइक कर लेंगे और वाह वाह क्या लिखा है कह देंगे। इतनी लुच्चाई कविता में इस समय चल रही है दोस्तों। और जब ये सब पढ़ता हूं, ये सब पढ़ करके फिर आज की कविता पढ़ के दिमाग दब जाता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। प्रेमी अपनी आंखों से प्रेमिका से कुछ कहता है, प्रेमिका मना कर देती है, प्रेमी रीझ जाता है, प्रेमिका गुस्सा हो जाती है, आंखें फिर मिलती हैं, दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं, प्रेमिका लजा जाती है, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। और ये सारी बातें भरे भवन में, पूरा भवन भरा हुआ है, दरबार लगा हुआ है और आंखों से बातें हो रही हैं। समझ रहे हो? एक समय हमारे एक गीतकार हैं हरिवंश राय बच्चन की, उन्होंने लिखा था कि रात आधी खींच कर तेरी हथेली, एक रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के युग में चिट्ठियों की तो कल्पना नहीं की जा सकती। अब तो मतलब प्रेम ना वर्चुअल हो गया है, और वर्चुअल प्रेम में अनुभूति नहीं है। वर्चुअल प्रेम जिम्मेदारी ज्यादा लगता है, प्रेम कम लगता है कि भैया गुड मॉर्निंग कहना है। उन्होंने कोई रील भेजी है तो रिएक्ट करना है, हा का। कोई इमोजी भेजी है, कोई मीम भेजा है तो तुम्हें भी दूसरा मीम भेजना है, नहीं तो सामने वाला समझेगा कि प्यार नहीं रहा। एंड ये प्यार थोड़ी ना है। प्यार तो ये है ना कि रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। किसी के हथेली पर तुमने अपनी उंगली से प्यार लिखा, जो वो अनुभूति है वो इसमें थोड़ी ना है कि तुमने एक मैसेज भेज दिया कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, लिख के भेज दिया। अरे फूल बरसाने वाला सोचो कि जिसने बरसाया होगा उसका क्या प्रेम रहा होगा। तुम तो केवल वो क्या करते हो, एक तो फोटो उठाते हो, किसी वीडियो एडिटर में डालते हो, कहीं से फूल बरसाती हुई जिफ फाइल उठाते हो, उस पर पेस्ट कर देते हो, बस फूल बरसने लगता है, वो भी वाओ का रिप्लाई उधर से आ जाता है, खुश हो जाते हो। अरे देखो भाई साहब, देखो ये आदमी कब पैदा हुआ है? 1595, समझ रहे हो? 1695, 1795, 1895, 1995, 1695, 1795, 1895, 1995। कितने साल हो गए? 400 साल यही हो गए। 30 साल इधर का जोड़ लो, 430 साल पहले की बात है, और तुम ऐसा आज नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्क्रीन में देखते हुए, वीडियो कॉल पे किसी की आंखों में देखते हुए बातें हो सकती हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। बात यह कविता नहीं मर रही है, बात यह है कि व्यक्ति का इमोशन मर रहा है। कविता भावना पर केंद्रित है। आपकी भावनाएं मर रही हैं तो कविता मर रही है, आपकी भावनाएं मर रही हैं तो छंद मर रहे हैं, आपकी भावनाएं मर रही हैं तो लेखन का जो एक अनुभूति परक क्षेत्र था वो मर रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति मोबाइल में है, हर व्यक्ति लैपटॉप पर है, हर व्यक्ति वेब पर है, हर व्यक्ति चैट जीपीटी पर है। गांव में कोई नहीं है तो फणीश्वर नाथ रेणु नहीं पैदा होंगे, गांव में कोई नहीं है तो प्रेमचंद नहीं पैदा होंगे, शहर में अनुभूति नहीं है तो नई कहानी आंदोलन के लोग नहीं पैदा होंगे। उनके समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो ऐसी कहानियां नहीं लिखी जा सकती। मनु भंडारी की एक कहानी है, यही सच है। क्या प्यारी कहानी है, अनुभूति की कहानी है, संवेदना की कहानी है। वो कहानी आज नहीं हो सक, जब फलित ही नहीं होगी तो लिखी कहां से जाएगी। प्रॉब्लम ये है समाज का, ये आप क्या कर रहे हो वो प्रतिबिंबित होता है आपके रचनाओं में। आपके मतलब प्रेमचंद ये रामचंद्र शुक्ल यही कहते हैं कि साहित्य जनता की इतिवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। इतिवृत्तियां ही बदल रही हैं, प्रतिबिंब ही बदल रहा है, संचित ही नहीं हो रहा है कुछ, तो रचनाएं कहां से आएंगी? फिर तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा ना कि मैंने मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हुए जैसे ही अपनी नजरें घुमाई और देखा कि रास्ते पर एक सेब का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैं मेरे जहन में जैसे भूख सी दौड़ गई और मैंने दौड़कर उसे उठाना चाहा, तब तक एक कार आकर उसे कुचल गई, कर आगे निकल गई। मैंने देखा कैसे मेरी भूख को पूंजीवाद ने कुचल दिया है। क्या कविता है? ऐसी कविता हो रही है।
ये कविता है आज की। लिखो फेसबुक पर, जाओ लाइक्स लो। कोई तुमको मार्क्सवादी व्यक्ति मिल गया तो इसको किसी पत्रिका में पब्लिश करवा देगा। अगर तुम्हारे 4 तो सीनियर हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो वो स्टेटसें लगवा देंगे और तुम महान कवि को घोषित कर दिए जाओगे। लेकिन तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि कहत नटत रीजत कीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयन नहीं सो बात। इसकी संवेदना क्या है? जो अनुभूति विषयक प्रेम है वो मर रहा है कि तुम्हारे पास प्रेम की कविताएं भी नहीं है। बात है ना, मोबाइल में चलता हुआ व्यक्ति, मोबाइल में देख करके जीवन जीता हुआ व्यक्ति अपने अंदर वीर रस कैसे पैदा करेगा? तो छंद मर गए वीर रस के। वो तो ऐसे ही है ना कि हमारे वो किसी ने बताया कि जो विजडम टीथ है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है लोगों में, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। हमारे दांत छोटे हो रहे हैं, अग्रचर्मणक खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम मांस अब चीर के नहीं खाते। तो ऐसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जो आवश्यकताएं आपकी नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो बीतने लगती हैं और समाप्त होने लगती हैं। तो वैसा ही चल रहा है कविता में। कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेटी। कर ले, तुम इसको भी नहीं अनुभूति कर पाओगे। सुन लो, समझ लो, कम से कम सिलेबस में है तो जानो कि प्रेम कैसे होता है। कर ले, हाथ में लेकर, चूम कर, चढ़ाए सिर, सिर पे लगाकर, उर लगाए, हृदय से लगाकर, भुज भेटी, भुजाओं से भेंट करके, लह पाती पिय की लखती। तुमको कोई लव लेटर तो लिखेगा नहीं, और कंप्यूटर पे नहीं लिखेगा भाई साहब, पीडीएफ नहीं भेजेगा तुमको लिख करके, लिखना ही नहीं आता। फिर वही बात, आप कोई चीज कैसे लिखते हो? अनुभूति होती है ना, आपके जीवन की अनुभूति है कि आपने किसी के बारे में सोचा, समय मिला आपको सोचने का। जितना समय आपके पास है रील देखने में जा रहा है, उसका फोन आ जा रहा है तो उठा ले रहे हो, इसमें प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। आपको मान लो आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, फोन आ जाए तो गुस्सा लग जाती है कि भैया फोन क्यों आया यार, बाद में आ जाता, बाद में करते हैं बात ना। अब उसके लिए सोचने का टाइम नहीं है तो आप प्रेम पत्र लिख ही नहीं पाओगे। और फिर वो हाथ में लेकर, चूम कर, सिर पे लगा के, हृदय से लगा के और बाहों में कभी नहीं भरेगी। इसलिए इसकी अनुभूति समझो, और इसलिए कविता मरेगी। इसलिए जीवन गद्यात्मक हो जाएगा। जीवन गद्यात्मक इसीलिए होगा क्योंकि कविता की उपस्थिति हेतु आवश्यक स्पेस नहीं है आपके पास। कविता संवेदनाओं पर जिंदा है। आपकी संवेदनाएं रोबोटिक हो रही हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमोशंस मांगना चाह रहे हो, उससे पूछ रहे हो क्या तुम्हें प्यार करना आता है, क्या तुम उससे प्यार करोगी? एआई से पूछ रहे हो और जिंदा हो तुम। ठीक है, तो ये दर्द है हमारा, ये कविता का दर्द है। कविताएं ऐसे मरती हैं और कविताओं में ऐसी संवेदना मरती है। मुक्त छंद की कविताओं में संवेदना नहीं उभर के आती है। आप बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति हैं, आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि भैया क्या बात है, बहुत बढ़िया, या अलंकारिकता, ये प्रतीकात्मकता, ये भयंकर चीज। अगर आप साहित्यिक नहीं हैं, आप बहुत कम मुक्त छंद की कविताओं में उतर पाएंगे। और समकालीन कविताओं में यही दर्द बना हुआ है। इसीलिए, क्योंकि जीवन संवेदना को जब घटाता है तो वो गद्य की ओर भागता है। गद्य में इमोशन ना भी हो, निबंध भी पढ़ने में मजा आ जाता है कभी कभी। मोस्ट ऑफ द साहित्यिक लोग निबंध ज्यादा पढ़ते हैं, क्यों? उससे ज्ञान मिलता है, भाषा अच्छी होती है। कविता संवेदना की उपज है। संवेदना नहीं है तो कविता नहीं अच्छी लगेगी, कुछ भी कर लो, सर पटक दो, फूट जाए, कुछ बात नहीं। मंचों पर खड़े होकर के 4 लाइनें पढ़ दोगे, क्या जाता है उससे? कोई तुम्हें शॉर्ट्स में देख ले रहा है बस, इससे ना कविता आगे बढ़ रही है ना तुम आगे बढ़ रहे हो। अच्छा हाँ, तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। साहित्य पैसे कमाने का क्षेत्र नहीं है, कला पैसे कमाने का क्षेत्र नहीं है। मिल रहा है ले लो, है नहीं। ये जीवन को जीवन बनाने का क्षेत्र है। विज्ञान पैसे कमाने का क्षेत्र है, गणित पैसे कमाने का क्षेत्र है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पैसे कमाने का क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर का पूरा ताना बाना पैसे कमाने का क्षेत्र है। एक मोची जूता सिलते हुए अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाता है, और वो कविता लिखते हुए अपने आप को जिंदा रखता है। ये कविता और जीविकोपार्जन में अंतर है। कविता जीविकोपार्जन का माध्यम हो ही नहीं सकती, कला जीविकोपार्जन का माध्यम हो ही नहीं सकती।
बाकी पूंजीवाद में तो कुछ भी, आप भी बिक जाओगे। अभी आज के न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था कहीं पर कटिंग की, कुछ बच्चे हैं आदिवासी, कहीं के आदिवासी लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई आया तो 4 बच्चों को अपने खड़ा कर दिए कि जो पसंद आए आप ले जाओ 25,000 रुपए में। तो आप तो इस विभीषिका पर आ गए हो ना, आप अपने पेट नहीं भर पा रहे हो, अपने बच्चों को बेचने की स्थिति आपकी आ गई है। ऐसे लोकतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र में आप रहते हो, तो वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कला, और कोई भी कला, साहित्यिक हो, मतलब लिटरेरी ही नहीं, केवल मैं पेंटिंग वगैरह की बात कर रहा हूं, आप किसी भी कला में माहिर हो, वो कला कभी भी पैसे कमाने का माध्यम नहीं हो सकती। इसीलिए कलाकार कभी कोई पेशा नहीं है। कभी कभी किसी किसी समय में कलाकार एक पेशा नहीं था। वो कला जो निःसृत होती है आपके हृदय से, वो पेशेवर नहीं है, मतलब वो आपको पैसे नहीं दे सकती। अभी दे दे, आप पा रहे हो पैसा, इसलिए ये न मत कहो कि हाँ ये पेशेवर है, नहीं, देने के लिए बना ही नहीं है वो सिस्टम। तो कर ले चू में चढ़ाए सिर उर लगाए भुज भेंट, हाथ में लेकर, सिर पे लगाकर, चूम कर, सिर पे लगाकर, हृदय पे लगाकर और भेंट कर। लही पाती पिय की लखती, अपने पिय की, अपने प्रियतम की पाती को, चिट्ठी को लख रही है, देख रही है। बांचती धरती समेटी, बांचती मतलब पढ़ती है, बांचना, कथा बांचना सुने हो ना, तो कथा पढ़ी जा, पढ़ने को बांचना कहते हैं। और धरती समेटी, रख लेती है समेट कर, सहेज कर। है ना कि पुराने समय में किताबों में फूल रखे जाते थे, अब किताबें ही नहीं है, किंडल में थोड़ी ना फूल रख दोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बिल्कुल पीछे चले जाना चाहिए, आदिवासी बन जाओ और वही जीवन जियो, लेकिन जो आप एंटीक स्टोर्स देखते हो, एंटीक्स क्या है? आज के 500-600 साल पहले जो चीजें इस्तेमाल होती थी, उनको आपने बेकार समझकर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। आज वो मुंहमांगी कीमत पर बिक रहे हैं। तो आप जो जो छोड़ते जाओगे वो आपके जीवन में आगे आएगा, और आपको आप चाहोगे कि उनको लेकर आपको खुशी मिले, खुशी नहीं मिलेगी कभी भी। अर्थ, पैसे को खर्च करके आपको शांत नहीं मिल सकती, खुशी नहीं मिल सकती। वो तो संतृप्त, तृप्ति मिल सकती है, तृप्त हो जाओगे, तृप्ति खुशी नहीं है, तृप्ति शांति नहीं है, वो अलग चीजें। तो नायिका मतलब कि विवल दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नायक के साथ रहने से नायिका की स्थिति विचित्र हो गई। उसकी सखी नायक की चिट्ठी पाने के बाद उसकी विवलता को देखकर अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, नायिका को देखो, इसके नायक के प्रति प्रेम कैसा विलक्षण है। वह उसकी चिट्ठी पाकर व्याकुल होती है, हाथ में लेकर चूमती है, आदर पूर्वक उसे माथे से लगाती है, प्रेम पूर्वक उसे हृदय से लगाती, जैसे प्रियतम से भुजाओं में भेंट करती थी, वैसे ही चिट्ठी को भी भुजाओं में भेंट कर बड़े चाव से देखती है। उसे प्रेम पूर्वक पढ़कर अच्छी तरह से मोड़कर रख लेती है। नायक की चिट्ठी नायिका के प्रेम को उद्दीप्त कर देती है। नायिका यह भूल जाती है कि वह चिट्ठी है, नायक नहीं। भावनात्मक रूप से वह चिट्ठी से वैसे ही जुड़ जाती है जैसे वह स्वयं ही नायक हो। यह प्रेम का सबसे उदात्त रूप है। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे, दिया बढ़ाए हूं रहे, बड़ो उजारोगे। बिहारी जी कहते हैं कि नायिका की सखी उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। आज कर दो तो 2 थप्पड़ पड़ जाए तुमको, लेकिन सुंदरता का वर्णन देखो। अंग अंग नग, अंग अंग नग जगमगत। नायिका सखी कहती है कि नायिका का हर अंग नग के समान, मणि के समान जगमगा रहा है। ठीक है, नायिका के अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर हैं, और अंग अंग नग जगमगत, और उसने अपने सभी अंगों पर जो नग, जो मणियां धारण कर रखी हैं, वे जगमगा रही हैं। दीप शिखा सी देह, और उनकी उसकी देह कैसी है? दीप शिखा, जैसे दीपक की चोटी होती है, दीपक ऐसे दीपक होता है, इस तरह उसमें दो ज्योति जलती है, तो ये दीप शिखा है। दीप शिखा सी देह, उसका शरीर ही दीपक से निकल रही लौ के समान लग रहा है। दिया बढ़ाए हूं रहे, तुम बड़ो उजारोगे। एक्सट्रीम लेवल पे चले जा रहे हैं, हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार। दीपक बुझा दिया गया है, दीपक बुझा दिया गया है, लेकिन बड़ो उजारोगे,
घर में अभी भी उजाला है, घर में अभी भी उजाला है। आगे देखते हैं, सहज सेत पच तोरिया, पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो, जगमग तन जगमग जगमग आती तन ज्योति। नायिका किसी की नायिका की रुचि में नायक की रुचि नायिका में उत्पन्न करने के लिए उसके सामने उसके शरीर की शोभा का वर्णन कर रही है। सखी कह रही है कि नायिका ने सामान्य सी सफेद रंग की 5 तोले वजन वाली रेशमी हल्की झीनी एवं पारदर्शी साड़ी पहनी है। रेशम बहुत छोटा होता है, कहते हैं जो अच्छा रेशम होता है उसको एक अंगूठी में रखा जा सकता है। सेहत सहज सेत पचतोरिया, 5 तोले की रेशम का पहिरत छवि होती, रेशम के 5 तोले के रेशम की जो साड़ी पहन रखी उसको पहन के ऐसी छवि है, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति, जैसे उसकी शारीरिक ज्योति ऐसे जगमगा रही है जैसे जल रूपी चादर के पीछे जलते हुए दीपकों की पंक्ति जगमगा रही हो। ठीक है, तो ये सुंदर रचनाएं हैं, आप इनको पढ़िएगा और इनको अपने जीवन में उतारिएगा, परीक्षा में लिखिएगा जिससे अच्छे अंक मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं कुछ और। तो सभी लोगों को ये हिदायत है कि क्लास को बहुत ध्यान से करें, साथ ही ये निवेदन है कि यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें सेशन को। धन्यवाद।